हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार आप सभी को। मेरे प्यारे दोस्त प्रवीण एसडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग के 30 दिसंबर 2020 के मोस्ट 10 करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कहता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई। तो प्रधानमंत्री के द्वारा 24 दिसंबर 2020 को ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई, तो ये नई दिल्ली में की गई। नई दिल्ली में कहाँ से कहाँ के बीच की गई, तो जनकपुरी पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन के बीच की गई। ये दूरी जो है 57 किलोमीटर की दूरी टोटल तय करेगा, है कि नहीं, 57 किलोमीटर की दूरी। तो 24 दिसंबर 2020 को सर्वप्रथम वहीं दिल्ली में ही शुरुआत किया गया। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पहली बार मेट्रो ट्रेन सेवा की शुरुआत 2002 में, है कि नहीं, 2002 में पहली बार दिल्ली में मेट्रो ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई। कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता में 1984 में पहली बार भूमिगत मेट्रो ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई थी। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 2017 में पहली बार मेट्रो ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई। चेन्नई में जो है 2015 में मेट्रो ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई थी। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि भारत के किस राज्य में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा। तो भारत के किस राज्य में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा, तो भारत के उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर, उड़ीसा राज्य में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा। आप जानते हैं कि 2023 के हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत के उड़ीसा राज्य को ही मिला है ना। कहाँ होगा, तो उड़ीसा में भुवनेश्वर में होगा। ये जो है विश्व का सबसे बड़ा, या कहे तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, जिसमें लगभग 20,000 दर्शकों के बैठने की सुविधा होगी। वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय जो हैं, अभी तक के लगभग लंबे समय से रहे हैं, नवीन पटनायक जी के द्वारा यह घोषणा की गई कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का निर्माण भारत के उड़ीसा राज्य में किया जाएगा। और उड़ीसा में भी कहाँ किया जाएगा, तो राउरकेला में। तो जरूर आप याद रखें कि 20,000 से अधिक दर्शकों को बैठने की क्षमता इसमें होगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि भारत के किस राज्य में पहली बार लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। आप जानते हैं कि भारत लिथियम के आने से एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। लिथियम आप जानते हैं कि मोबाइल में अभी जो है पहले मतलब बैटरी जो है चेंज करना पड़ता था, अब ऐसी व्यवस्था समाप्त हो गई है। इसकी लास्टिंग जो है, इसका टिकाऊपन है ना, सारा चीज़, एबिलिटी, इसका क्वालिटी सारा चीज़ इस बहुत ही बढ़िया हो गया है। आज हम लोग को कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि मोबाइल में बैटरी चेंज करना पड़े, तो खास करके एंड्रॉयड मोबाइल में, है ना। तो लिथियम रिफाइनरी की स्थापना की जाएगी भारत में किस राज्य में, गुजरात में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, गुजरात में ही। आप जानते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा सौर प्लांट लगाने की भी प्रधानमंत्री का उद्देश्य है। गुजरात में सबसे बड़ा सौर प्लांट भी लगाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न कहता है कि डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस राज्य को दिया जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है किसको दिया जाएगा 2020 का, तो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 बिहार को दिया जाएगा, है ना। किसके लिए दिया जाएगा, तो आप जानते हैं कि लॉकडाउन के समय जो है यह पुरस्कार, सबसे पहले जानिए कि यह पुरस्कार डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया क्यों जाता है। तो यह दिया जाता है अनुकरणीय डिजिटल उत्पाद और सेवाओं के लिए दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है। क्यों दिया जाएगा बिहार को, तो बिहार को इसलिए दिया जाएगा कि 21 लाख से अधिक लोगों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए प्रत्येक के खाते में 500 रुपये आर्थिक मदद दी गई थी। ये हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया था, है ना। वो अपने सभी सारे अधिकारियों को निर्देश दिए थे, तो इन सारे को आदेश दिया गया था कि प्रत्येक जो बाहर के 21 लाख लोगों को बिहार में लाया गया, उन सभी के खाते में
500 रुपया अवश्य जमा कराया जाए। साथ ही साथ और भी जनधन योजना के तहत जो खाते खुले थे उन सभी में 500 रुपये जमा किया गया था। तो 500 रुपये सहायता दिया गया। इसके लिए हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न कहता है कि आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? तो किसे चुना है बता सकते हैं आप? तो ये जो है विराट कोहली को सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर, दशक मीन्स क्या होता है? 10 वर्ष। 10 वर्ष के अंदर देखा जाता है दशक का, है ना। तो 10 वर्ष के अंदर सबसे अधिक जो है परफॉर्मेंस किसका अच्छा रहा, इसीलिए दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर विराट कोहली को चुना गया है। क्यों चुना गया? तो इन्होंने जो है पिछले 10 सालों में टेस्ट, T20 और वनडे में 56.97 की औसत से लगभग 20,396 रन अभी तक बना चुके हैं, जिसमें जो है इनका जो शतकों की संख्या है अभी 66 शतक लगा चुके हैं और 94 अर्धशतक लगा चुके हैं, और पहले 10,000 रन बनाने वाले 10 वर्षों में ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इन सभी को देखते हुए आईसीसी ने दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी बी ऑप्शन में दिख रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी की चर्चा करें तो इन्हें जो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड होता क्या है? स्पिरिट है ना, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड क्या होता है इसके बारे में जानिए। तो ये देखा जाता है कि पिछले 10 सालों में इनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्या नीति रहा है, क्या मतलब है इनका अच्छा विचार रहा है, और विचार के आधार पर ही दिया गया है स्पिरिट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2020। क्यों? इसलिए कि 2011 में जब इंग्लैंड के खिलाफ मैच हो रहा था तो उसमें जो है नॉटिंघम टेस्ट में इयान वेल को रन आउट किए थे। उसके बाद भी उन्हें खेलने के लिए आमंत्रित किए थे। किसको? इयान वेल को रन आउट कर दिया गया था। उसके बावजूद भी इसे खेलने के लिए बुला लिया गया। तो ये सारी बातों को देख करके आईसीसी जो 2020 का क्रिकेट ऑफ द ईयर है ना, दशक का स्पिरिट क्रिकेट ऑफ द ईयर महेंद्र सिंह धोनी को ही चुना है। रशीद खान आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो रशीद खान कहाँ के खिलाड़ी हैं सबसे पहले ये जानिए। तो रशीद खान अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं और ये जो है T20 में सबसे अधिक बेस्ट परफॉर्मेंस किए हैं। मतलब अभी तक T20 क्रिकेट के लिए इनको चुना गया है। T20 क्रिकेट के लिए आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक देशों के लीग के साथ जो मैच हुआ उसमें इन्होंने अपना धूम मचाया है। अभी तक लगभग 48 T20 मैच खेले हैं, है ना, T20 मैच, जिसमें लगभग नहीं कहें, कंफर्म कहें तो 89 विकेटें हासिल कर चुके हैं। और इनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो रहा है 3 रन देकर 5 विकेट लिए हैं। तो इन सारी बातों को मद्देनजर में रखते हुए इस दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर रशीद खान को चुना गया। एलिस पैरी देखिए, एलिस पैरी ऑप्शन डी में दिख रहे हैं। एलिस पैरी की बात करें तो एलिस पैरी कहाँ के हैं? तो एलिस पैरी जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है, और इन्हें जो है तीनों फॉर्मेट के लिए सर्वश्रेष्ठ दशक का क्रिकेटर चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा देश 2026 तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा? तो कौन करेगा? तो ये करेगा अमेरिका। क्यों करेगा? इसका क्या उद्देश्य है? तो नासा ने चांद की सतह पर एक फ्यूजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा किया है। इसकी क्षमता 40 किलोवाट होगी और यह पूरा सिस्टम अमेरिका की लगातार मौजूदगी और मंगल के भावी, है ना,
भावी जो है सोच है वहाँ पर मंगल ग्रह पर जाने की, उसको सपोर्ट करेगा। तो 2026 में अमेरिका चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर अपना स्थापित करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अमेरिका के बारे में जानते हैं। मागा जो है एक अभियान चलाया गया था, और मागा अभियान क्या है? MGA इसको कहते हैं, MAGA, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना। ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नारा दिए थे किसने? तो अभी जो है वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया गया था। उनके चुनाव के संबंध डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जब चुनाव हो रहा था, उसके बावजूद भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देने के बाद भी चुनाव में मात खाए। और वहाँ के फिलहाल राष्ट्रपति कौन बनेंगे? 46वें राष्ट्रपति बन जाएंगे, जो बिडेन बने हैं। कौन? जो बिडेन। आगे चलिए, आगे की बात करें। जो बिडेन बने, और ये वहाँ के उपराष्ट्रपति कौन बने? तो कमला हैरिस। और कमला हैरिस को इस दशक का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली महिला चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है अंडर 20 और अंडर 17 पुरुष विश्व कप, फीफा विश्व कप, यहाँ फीफा छूट गया है, माफ़ करिएगा, फीफा विश्व कप 2021 की जगह अब किस वर्ष होगा? तो ये कब होगा? तो 2021 की जगह ये होगा 2023 में। कब होगा? 2023 में। इसका आयोजन करता देश कौन थे? तो अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी जो करता है इंडोनेशिया। इन्हीं को दिया गया है 2023 में भी मेजबानी करने का, इंडोनेशिया, है ना। इंडोनेशिया को ही मेजबानी करने का दायित्व दिया गया है। अंडर 17 पुरुष विश्व कप की बात करें तो ये भी जो पहले आयोजन करता थे 2021 में जो आयोजन करते वही आयोजन करता फिर 2021 में, मतलब इसको कैंसिल नहीं किया गया, सिर्फ डेट बढ़ाया गया। तो 2021 में भी 2023 में अंडर 17 पुरुष फीफा विश्व कप का आयोजन कौन करेगा? तो पेरू करेगा। कौन करेगा? पेरू। आप जरूर इसे याद रखें। अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? 2023 में इंडोनेशिया करेगा। जबकि अंडर 17 फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? ये दोनों पुरुष विश्व कप ही हैं, तो इसकी मेजबानी करेगा 2023 में ही कौन? पेरू। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि निमोनिया के लिए कौन सा देश स्वदेशी वैक्सीन को लॉन्च करेगा? तो निमोनिया के लिए कौन सा देश स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च करेगा? तो आप जानते हैं निमोनिया से सबसे अधिक मृत्यु लगभग 0 से 6 वर्ष के बच्चे को प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में हो जाता है। तो निमोनिया का स्वदेशी वैक्सीन भारत लॉन्च करेगा। किसके तहत करेगा? या मतलब आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत स्वदेशी वैक्सीन निमोनिया के लिए किया जाएगा और लाखों बच्चों के जीवन को बचाया जा सकता है ना। इस वैक्सीन का नाम क्या होगा? तो न्यूमोसिल। क्या होगा? इस वैक्सीन का नाम होगा न्यूमोसिल। किसने बनाया है? तो इसको बनाने का काम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त निमोनिया के लिए स्वदेशी वैक्सीन को बनाने का घोषणा किसने किया? भारत ने। आप जरूर इसे याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है भारत और वियतनाम की नौसेना ने कहाँ पर पैसेक्स नौसैन्य अभ्यास किया? तो भारत और वियतनाम की नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में पैसेक्स नामक नौसैन्य अभ्यास किया। देखिए हर साल चेंज होता रहता है, कभी अमेरिका के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, आप देखे भी होंगे। तो पैसेक्स कोई फिक्स नौसैन्य अभ्यास नहीं है। ये जो है जागरूक किया जाता है, चौकन्ना किया जाता है। ये जो है भारत वियतनाम को
सहयोग पहुंचा रहा था खद्दान के क्षेत्र में, कोरोना महामारी के क्षेत्र में, कोरोना महामारी के काल में। तो उसी में जब ये लौट रहा था पैसेक्स, तो इन दोनों के बीच दक्षिण चीन सागर में पैसेक्स नामक अभियान, ये कोई निश्चित नहीं है कि इसी देश के साथ होगा, हर साल ये बदल सकता है। आपको जरूर याद रखना है। जरूर ये पूछा जा सकता है कि पैसेक्स नामक नौसैन्य अभ्यास कहाँ किया गया, तो दक्षिण चीन सागर में। कहाँ? दक्षिण चीन सागर में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कि तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना? तो तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना? तो तमिलनाडु का 38वां जिला मयिलादुथुरई। कौन बना? मयिलादुथुरई। मयिलादुथुरई के बनने के बाद तमिलनाडु में 38 जिला हो चुके हैं। चलिए तमिलनाडु से कुछ स्टैटिक तत्काल के करंट अफेयर्स की बातें करें तो आप जानते हैं तमिलनाडु जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दिया है। जल्लीकट्टू क्या है? तो जल्लीकट्टू जो है सांडों की लड़ाई का थी है ना। इसको कब्जे में किया जाता है आदमियों के द्वारा, एक सांड को छोड़ दिया जाता है और इसको कब्जे में किया जाता है। और जल्लीकट्टू पर आप जानते हैं कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु का सबसे प्रमुख खेल है और इस पर फिल्म भी बनना शुरू हो गया है। तमिलनाडु में ही ओला का दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी लगाया जाएगा, है ना, ओला का। अभी ओला चल भी रहा है, आप जानते हैं। और यहाँ पर हाल ही पिछले कुछ दिन पहले ही दो तूफान आए थे। पहला तूफान का नाम था निवार तूफान, तमिलनाडु में ही आया था, याद रखिएगा। और दूसरा नाम था पुरेवी। कौन सा? पुरेवी। तो पूर्वी तूफान भी तमिलनाडु में ही आया था। तमिलनाडु की और भी एक बात करें तो तमिलनाडु में कीर्ति गई त्योहार। कौन सा त्योहार? कीर्ति गई त्योहार भी तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स का, जो आप यदि देखें तो आपके लिए बहुत खास हो सकता है। चलिए तब तक के लिए आप हमको दीजिए इजाज़त, फिर आपके साथ अगले करंट अफेयर्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।